brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। 7 अक्टूबर 2023 यानी वो तारीख जिस रोज़ हमास ने इजराइल पर हमला किया और 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी, उन्हें बेमौत मार डाला और तकरीबन 250 इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना के बाद 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक, यानी आज जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 अक्टूबर 2024, इन 1 सालों में इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल और हिजबुल्ला, इजराइल और हमास, इजराइल और हुती, इजराइल और ईरान, इनके बीच अलग अलग मोर्चों पर लड़ाइयाँ होती रही हैं। फुल फ्लेजेड वॉर अगर न भी कहें, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि किश्तों में ही सही ये सारी ताकतें टकराती रही हैं। इनमें एक तरफ सारे लोग हैं, सारे संगठन, ईरान, फ़िलिस्तीन जैसे मुल्क, और दूसरी तरफ इजराइल है और इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी मुल्क हैं। लेकिन इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे 1 साल के सिलसिले में जो सबसे बड़ी घटना हाल के दिनों में हुई, जिस घटना ने इस तनातनी और लड़ाई की आग को एकदम से भड़का दिया, वो घटना थी लेबनान में हुआ पेजर ब्लास्ट। आपको वो तारीख भी याद होगी। इसी साल की बात है, 17 सितंबर की, जब लेबनान में एकाएक हिजबुल्ला के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो लड़ाके हैं, उनके पास मौजूद जो पेजर थे, वो तमाम पेजर एक एक कर फटने लगे। अब ये पेजर किसी ने अपने हाथों में थाम रखे थे, तो पेजर जब फटे तो हाथ जख्मी हो गया। कोई पेजर में जब बीप बजा, उसे चेहरे के सामने लाकर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था और धमाका हुआ तो चेहरा जल गया और पूरा चेहरा जख्मी हो गया। इसी तरह बहुत से ऐसे हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स, गुर्गे या लड़ाके जो भी कहें, उन्होंने पेजर अपने पैंट की जेबों में रखे हुए थे। तो जो प्राइवेट पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है, जब वो धमाके हुए तो वो पार्ट जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी हो गए, उड़ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि पेजर और फिर अगले दिन वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए, वो भी आपको याद होगा 18 सितंबर को। उन धमाकों में तकरीबन 30 से ज़्यादा हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स की मौत हो गई और 4000 से ज़्यादा हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं, जो हिजबुल्ला के कनेक्शन में रहने वाले लोग हैं, वो ज़ख्मी हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट इससे पहले दुनिया में नहीं हुए थे। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो शायद इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पेजर जैसे छोटे डिवाइस को किसी तरह से एक्सप्लोसिव डालकर उसे डेटोनेट किया गया था, फोड़ा गया था। तो उस छोटे डिवाइस के ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मौतें होती। लेकिन जिस तरह से नंबर्स हुए इस मामले में, नंबर्स ऑफ ब्लास्ट इस मामले में हुए, उसने जो है वो बहुत खौफ और भय का माहौल न सिर्फ हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स में बल्कि पूरे लेबनान के शहरियों में पैदा कर दिया। हालत ये हुई कि लोग मोबाइल फ़ोन तक को देखने और छूने से डरने लगे थे। इसी के साथ ये बात सामने आई थी, आपको याद होगा कि ये सारे पेजर जो है वो इजरायली शेल कंपनीज़ में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में और बाद में ये भी बताया गया बुल्गारिया में कुछ कंपनीज़ में ये पेजर बनाए गए। और ये वो कंपनी थे जिन कंपनियों को इजराइल खुद ओन करता था, लेकिन शेल कंपनी के तौर पर ओन करता था। उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद ये था कि वो पेजर बनाते हैं, दुनिया को यही दिखाना, वॉकी टॉकी बनाते हैं, यही दिखाना। लेकिन असल में इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, जो खुफिया एजेंसीज़ है, उन्होंने इस मकसद के पीछे उन पेजर में ब्लास्ट होने वाली चीज़ें, यानी विस्फोटक चीज़ें फिट कर दी थी और फिर उसे एक तय समय पर डेटोनेट किया गया, फोड़ा गया। ये साजिश थी, ये बात सामने आई थी। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है, जो नई बात सामने आई है, उसमें इजरायली टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी है और उस खबर में ये बताया गया है कि पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट की ये प्लानिंग कोई साल 2 साल से नहीं बल्कि तकरीबन 10 सालों से, 1 दशक से चल रही थी। और
2015 में इजराइल की एक सीक्रेट एजेंट जो एक लड़की है, उसने अपने आप को इन पेजर्स का सेल्स गर्ल बताकर हिजबुल्ला के लीडरशिप के बीच में इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि वो इन पेजर बनाने वाली कंपनीज के टच में है और वो बल्क में प्रोक्योर करवा सकती है, ख़रीदवा सकती है हिजबुल्ला को। और ये पेजर बहुत ही अच्छे डिवाइसेस हैं क्योंकि इसमें न सिर्फ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बल्कि कोई भी दुश्मन देश या कोई ऐसा संगठन जो हिजबुल्ला के खिलाफ है, वो संगठन इन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो जब ये बात एक सेल्स गर्ल ने हिजबुल्ला के बड़े ऑपरेटिव्स को, नेताओं को, जिनमें नसरल्ला और बाकी लोग भी शामिल थे, उनको जब ये समझाया और समझाने में कामयाब हुई, तो 2015 के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, वो ये पेजर उस लड़की से खरीदेंगे। क्योंकि बार बार हिजबुल्ला को ये लग रहा था कि उनके मूवमेंट को इजरायली खुफिया एजेंसीज ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है, इसीलिए कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइस उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना, उनके लोकेशन के बारे में जानना इजराइल के लिए संभव ना हो। और इसी का फ़ायदा इजराइल ने उठाया। लेकिन ये कोई साल 2 साल की नहीं, बल्कि तकरीबन 9 से 10 सालों की प्लानिंग थी। इतनी लंबी प्लानिंग जिसके बारे में आमतौर पर सोचना भी मुश्किल लगता है कि किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इतनी गहरी और इतनी लंबी प्लानिंग कैसे हो सकती है। लेकिन जो नई खबर सामने आई है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस खबर के हवाले से कुछ यही बात कही गई है। अब नई जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पेजर जो है कहीं बुल्गारिया में या हंगरी में नहीं बने थे, बल्कि इन पेजर को इजराइल में ही बनाया गया था। और प्लानिंग ये थी कि बैटरी जो होगी पेजर की, उसके नीचे PETN जैसे खतरनाक विस्फोटक की एक चिप जो है वो लगा दी जाएगी। चूंकि ये सब कुछ इजराइल के कंट्रोल्ड सिचुएशन में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसका प्रोडक्शन हो रहा था, तो इजराइल के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत खुफिया तरीके से PETN उन पेजर में फिट कर दिए। और इतने जो पेजर बनाए गए, तकरीबन 5000 विस्फोटक से लदे हुए पेजर जो बने, इन पेजर्स को ताइवान की वही कंपनी जो हिजबुल्ला को पेजर की सप्लाई करने वाली थी, उस कंपनी के सप्लाई चेन में बड़े खुफिया तरीके से मिक्स कर दिया गया। यानी आप समझिए कि ताइवान की कंपनी ने पेजर बनाए और पेजर बनाने के बाद उसका कंसाइनमेंट कहीं रवाना किया लेबनान में, जो हिजबुल्ला वालों को मिलने चाहिए। लेकिन जो इजराइल के जासूस हैं जो इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़ी खुफिया तरीके से उस कंसाइनमेंट में घालमेल किया और ये जो विस्फोटक से भरे हुए पेजर थे, उन पेजर्स को उस कंसाइनमेंट के बीच में छुपा दिया और ये विस्फोटक से भरे हुए पेजर पहुंच गए लेबनान में हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स के हाथों में। और उनके पास दूर दूर तक ये जानकारी या ये खबर नहीं थी, ख्वाबों में भी, कि ये वो पेजर हैं जो कहीं और से नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मुल्क इजराइल से बनकर आए हैं। अब इजराइल ने एक तीर से 2 शिकार किए। धमाके की प्लानिंग तो अपनी जगह थी ही, जो सूनर और लेटर करना ही था, लेकिन उससे पहले इजराइल ने कुछ ट्रैकिंग डिवाइस कह लीजिए या चिप कह लीजिए, वो इन पेजर में फिट भी कर दिए और वॉकी टॉकी में भी फिट कर दिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 के फरवरी के आसपास ये वॉकी टॉकी और पेजर जिनमें ये विस्फोटक लगे हुए थे, ये हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स के हाथों में पहुंच गए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो 2022 से लेकर 2024 सितंबर तक, जब तक इन पेजर को डेटोनेट नहीं किया गया, तब तक इजराइल की जो खुफिया एजेंसीज है वो उन पेजर्स के सहारे न सिर्फ हिजबुल्ला के जो ऑपरेटिव्स है उनके मूवमेंट को ट्रैक करती रही, बल्कि उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती थी, जो बातचीत होती थी, जो कम्युनिकेशन होता था, उसे भी क्लोन करके एक एक पल की जानकारी ले रही थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस गैदरिंग का मामला था, जिसे बहुत शातिराना तरीके से बहुत लंबे समय से प्लान किया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि एक तीर से 2 शिकार। पहला शिकार तो यही हो गया कि जब तक वो पेजर और वॉकी टॉकी को डेटोनेट नहीं किया गया, फोड़ा नहीं गया, तब तक उन्हीं पेजर और वॉकी टॉकी के सहारे
जितने हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं उनको सर्विलांस पर लेकर उनकी गतिविधियों के बारे में इजरायली एजेंसीज जानकारी जुटाती रही कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, इजराइल से कैसे बदला लेने की नीयत रखते हैं, ये सारी बातें पता करते रहे। और दूसरा, जब उनको लगा कि अब बहुत दिन गुजर गया, अब हो सकता है कि ये भेद खुल जाए कि उन पेजर्स में या वॉकी टॉकी में कोई विस्फोटक लगा हुआ है और उन पेजर के सहारे इजरायली एजेंसीज उनको इंटरसेप्ट कर रही है, इजराइल ने अपना आखिरी दांव चला और उस आखिरी दांव के मुताबिक एक एन्क्रिप्टेड मैसेज उन पेजर्स में और वॉकी टॉकी में भेजे गए, जिसमें जो ऑपरेटिव्स थे उनको मैसेज के सहारे 2 बटन दबाने के लिए कहा गया, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबा पाते ज़्यादातर पेजर उससे पहले ही डेटोनेट हो गए। यही वजह है कि ज़्यादातर पेजर जो है वो पैंट की जेब में जो रखे हुए थे उनमें विस्फोट हो गया। कुछ ऐसे ऑपरेटिव्स रहे जिन्होंने पेजर में बीप आने के बाद उन्हें हाथ में उठा लिया था या उसे देखने पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब धमाका हुआ। और ये धमाका, जैसा कि मैंने आपको बताया, PETN चिप में हुआ। जो मैसेज एनक्रिप्टेड यानी छिपा हुआ मैसेज जो इन पेजर में भेजा गया इजरायली एजेंसीज की तरफ से, उस मैसेज के बाद पेजर की जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म हुई और इतनी गर्म हुई कि उसमें आग लग गई। बैटरी में एक छोटा सा ब्लास्ट तो हुआ ही, लेकिन वो बहुत ही माइनर ब्लास्ट है जिससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा नहीं है। लेकिन जब वही बैटरी से फैली आग जब PETN वाले चिप को अपनी चपेट में लेती है तो वो ब्लास्ट कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है और इसी वजह से ये जो धमाके हुए उसमें लोग लहूलुहान हुए, शरीर के कई अंग जख्मी हो गए, उड़ गए और इस तरह उन्हीं धमाकों से कई मौतें भी हुई। अब ये नई थियरी या ये नया जो प्लानिंग जिसमें इजराइल ने ये पूरी प्लानिंग की थी हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की, उसकी नई कहानी अब सामने आई है। अलग अलग थ्योरी इस मामले को लेकर है। इजराइल ने अब तक ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं किया है इन धमाकों को लेकर, लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और जिस तरह की खबरें इस मामले में छन छन कर आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इजरायली एजेंसीज जो है वो अपने प्लान को कितने लंबे समय से प्लान करती है और उन्हें एग्जीक्यूट भी करती है इस तरह के ऑपरेशंस को। तो ये अपने आप में एक नज़ीर है और हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि वो कहीं से कुछ भी लेते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो इजराइल कहीं ना कहीं से उनका रास्ता काट देता है। अब इस्माइल हानिया जो हमास का मुखिया था, उसकी मौत के मामले को देखिए। वो ईरान में जो फौजी एरिया होता है जिसे हम कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं, वहाँ एक बहुत ही सुरक्षित गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और उसके बिस्तर के नीचे जो है इजराइल ने बम फिट करके रखा था। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी सुरक्षित जगह जिसमें पूरी तरह ईरान का कंट्रोल हो, जिस जगह पर, उसमें भी बम इजराइल के जो जासूस है, जो इजराइल के खुफिया एजेंसीज़ के लोग हैं वो फिट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, जो जासूस हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, वो ईरान के अलावा उसके जो सारे प्रॉक्सीज़ हैं, यानी उसके जो सारे उसके सपोर्ट से पलने वाले ये जो संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, इनके अंदर इतनी गहरी पैठ है कि इनके अंदर की पल पल की जानकारी इजराइल को मिलती है। और इन्हीं जानकारियों की बदौलत हाल ही में जो हिजबुल्लाह का चीफ था हसन नसरल्लाह, उसे भी इजराइल ने मार गिराया क्योंकि उसके लोकेशन के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तो खैर, अब इस मामले को लेकर कोई अलग से मेरी जानकारी के मुताबिक कोई जांच तो नहीं हो रही है। अलबत्ता लेबनान या हिजबुल्लाह के लोग बेशक जांच करें, लेकिन जांच करके वो जब तक किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तब तक ये लगता है कि इजराइल कोई और नई प्लानिंग कर चुका होगा। रही बात सज़ा दिलाने की, तो चूंकि ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें कौन किसको कब जिम्मेदार ठहराएगा और कब किसे सज़ा होगी भी या नहीं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह की लड़ाई इजराइल के साथ ईरान की और जो दूसरे संगठन है उनकी छिड़ी हुई है, उसमें जाहिर सी बात है एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। और कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो यहाँ जंग जब चल रही है तो एक दूसरे की जान ली जा रही है और ये सिलसिला भी चल रहा है। तो इस फाइंडिंग का एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इसके बाद और क्या नई बात सामने आएगी, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी ज़रूर थी जिसमें एक सेल्स गर्ल ने किस तरह से ख़तरनाक हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खून के आंसू रुला दिए, उसकी कहानी छुपी हुई थी। तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।